सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, जो आप बार बार निरंतर शोषित पीड़ित समाज की, किसान की, मजदूर की आवाज़ को उठा रहे हैं। प्रेस वार्ता के संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दिनांक 18/12/22 रविवार से कड़िया वन पंचायत से मजदूर किसान जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उस मजदूर किसान जोड़ो यात्रा का मूल लक्ष्य रहेगा कि जिन 5 या 4 मांगों को लेकर किसान लड़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी, कैसे प्लांटों में 2000 जो युवा किसान के बेटों को जॉब मिलना चाहिए उनको ठेकेदार खा रहे हैं, कैसे हमारा लगभग 2 तहसीलों का 1200 करोड़ रुपए बैंकिंग सेक्टर के द्वारा बीमा कंपनियां खा रही है, जिस पे सरकारें मौन है। सरकारें कैसे किसानों का दमन करना चाहती है, इस संदर्भ में जानकारी देंगे। कैसे में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, कैसे आरटीआई फाइल कर बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं, कैसे ये सरकारी तंत्र किसानों से खेल रहा है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। ये सारी जिम्मेदारियां ग्राम रक्षा दल की रहेगी और ग्राम रक्षा दल को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण के साथ मजबूत किया जाएगा। अभी हमारा पहला लक्ष्य है कि हम मजदूर किसान यात्रा के माध्यम से एक गांव घर तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि हम किन मापदंडों पर, किन उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं और कैसे आपकी लड़ाई में जीता जाएगा और कैसे आपको आपके भविष्य का निर्धारण करना है। हमने सुना है कि आपकी मांगें कभी पूरी नहीं होगी और ये 2023 के चुनाव तक ले जाओगे आप इस धरने को, ऐसा है क्या? भाई अब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इसका क्या कारण है? या तो हमारी मांगे वांछनीय है, गलत है, अनुचित मांगे हैं तो पूरी नहीं होगी। तो ये तो जो भी सुना आपने अनर्गल सुना है या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोगों से सुना है। दूसरी बात है कि भाई वो लोग कहते हैं कि भाई वो चुनाव तक हम ले जाएंगे तो हमारी मांगे कल पूरी कर दो, हम कल शाम को चले जाएंगे यहाँ से। कल पूरी करा दो, आप आश्वस्त करा दो या उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लोग आश्वस्त करा दे हमें कि हम कल आपकी मांगों को पूरे कर रहे हैं। जैसे ही किसान के अकाउंट में पैसा आएगा हम बुलाएंगे, जब भी किसान नहीं आएगा। जैसे ही वंचित समाज को छात्रावास की जगह अलॉट होगी हम फिर उनको बुलाएंगे, जब भी वो नहीं आएंगे। जैसे ही दोनों पावर प्लांटों में मूल मापदंडों से किसान मजदूर के जो शिक्षित प्रशिक्षित बच्चे हैं ITI IIT तक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसे उनको न्याय मिलेगा 2000 प्रत्यक्ष रोजगार और कम से कम 5 से 7 हज़ार परोक्ष रोजगार मिलेगा, वो हमारे पास क्यों आएंगे? तो ये एक बेमानी प्रश्न है। उस दिन प्रशासन से आप वार्ता करने गए थे, जिस दिन कलेक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी जो मांगे हैं वो सब हम मान रहे हैं और आप तो धर्मिता तक अड़ रहे हो और आपकी मांगें बढ़ती जा रही है, ऐसा कौन सी मांगें बढ़ती जा रही है आपकी? भाई हमारी कोई भी मांग बढ़ी नहीं है ना घटी है। हम प्रथम दृष्टया जहाँ से हमने शुरुआत करी थी तो आप सब साथियों को पता है कि हमने मुआवजा, बीमा क्लेम, दिन में बिजली, हम 3 मांगों के साथ यहाँ आए। जब हम 3 मांगों के साथ आए, निरंतर हमने सरकार से अवगत कराया और सरकार की हठधर्मिता और प्रशासन का दमनकारी चेहरा जब हमें नज़र आया तो हमें लगा कि अब हमें आखिरी व्यक्ति को जोड़ना होगा और हमें सबके लिए लड़ना है, सबको हमारे लिए लड़ना है। और हमने फिर जाजम पर बात रखी। जाजम ने फैसला लिया कि जब हम लड़ ही रहे, लड़ाई आर पार की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें उन लोगों के लिए भी लड़ना चाहिए जो लोग रात दिन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो वंचित समाज है उनकी छात्रावास होना आवश्यक है, तो ये मांग एक हमारी है। दूसरी प्लांट की है, तो जब प्लांट की विसंगतियाँ यहाँ साथ आई, जब हम गांव में गए, जाजम लगाई, तो जहाँ भी प्लांट में कार्यरत साथी है उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि प्लांट में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। प्लांट में जो टेंडर प्रक्रिया है उस टेंडर प्रक्रिया को मूल मापदंडों पर ना तो उसका प्रतिपादन हो रहा है। जहाँ 100 व्यक्तियों का टेंडर है वहाँ 50 आदमी काम कर रहे हैं, उन पर वर्कलोड भी बढ़ रहा है। जहाँ 12,000 और ऊपर का मूल टेंडर में राशि है वहाँ नगण्य राशि देकर हमसे काम करवाया जा रहा है। तो वो सब हमारे भाई है, हमारे बेटे, हमारे साथी है, वो सब किसान कबीला है। मांगे हमारी एक जैसी है, समानांतर है। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ लिए लड़िए, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो आप जानते हो कि लोकतंत्र में बाहुल्य ही सत्य है, बाहुल्य से ही सरकार बनती है, बाहुल्य के अभाव में सरकार गिरती है। तो स्वाभाविक सी बात है हम बाहुल्य के साथ लड़ रहे हैं
हमारी 5 मांगे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मांग राजनीतिक हो, गैर संवैधानिक हो या ऐसा होकर ना मानने वाली हो, सरकार लिखित में अवगत कराए। और रही बात हट धार्मिकता की जो आपने कहा, तो लगभग ज़्यादा वहाँ मीडिया बंधु नहीं थे, पर 1 2 3 साथी वहाँ थे, शायद आप भी वहाँ थे। 1 घंटा और ऊपर 20 मिनट के आसपास हमारी वार्ता चली। वार्ता में हर बिंदु पर चर्चा हुई, हर बिंदु पर हमें आश्वासन दिया गया। जब सारी मांगे हमारी जायज़ सरकार मानने के लिए तैयार, तो हमने कहा आप राजपत्र अधिकारी को लिख के दे दीजिए, समय सीमा डाल दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। उन्होंने कहा भाई मैं लिख के कैसे दे दूँ, इसका मतलब है कि वो राजपत्र अधिकारी, उनको सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है। उनको पता है कि कहीं न कहीं ये बड़ा मैटर है, बड़ा गबन है। ये तो भारत का नहीं, अभी तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। इसके आप जड़ तक जाओगे तो ये एक ही जगह की लड़ाई नहीं है, ये ना तो छबड़ा छिपा बड़ौद की लड़ाई है, ये समुचित राष्ट्र की लड़ाई है। हाँ, ये झाझावाद एक केंद्र लेता जा रहा है। कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ हमारे साथी अलग अलग जिलों से जो कर रहे हैं उनको हम एक जाजम पर लाने का प्रयास करेंगे, और ये झाझावाद नए परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम हमारा हक भी लेंगे, हम लोगों को ये भी समझाएंगे कि मत का दान नहीं, प्रयोग क्यों नहीं। हम सवाल भी खड़े करेंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे, और हम उन लोगों को असेंबली तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में समतामूलक समाज के निर्माण की बात करेगा। हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टी है, जब सभा करती है तो पैसे देके, पेट्रोल डीजल देके सब जनता को बुलाती है, तो आपकी ऐसी वो तीर रेल रोको आंदोलन में बिना वैसे भीड़ आई, इसका क्या कारण था? देखो, इसका कारण आप सब समझते हो, सबको पता है कि वो अपने अधिकारों के लिए आए। भाई हम संवैधानिक लोग हैं, हम किसान हैं, हमारे अंदर हमें कोई संविधान नहीं सिखा सकता, हमसे लोगों को संविधान सीखना होगा। हमारे तो गांव में जाजम लगती है, छोटी से छोटी बात पर निर्णय होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। हम हमारी मांग को वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे, इसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और केंद्र तक आवाज़ उठे, इसके लिए हमने रेल रोको आंदोलन रखा। हमारी मंशा किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती टकराव पैदा करना नहीं है। हाँ, प्रशासन राजनीतिक परिदृश्य के लोगों की बात झांसों में आकर अगर किसी भी प्रकार से दमनकारी नीतियों से हमसे टकराव की कोशिश करेगा तो आगे देखा जाएगा। क्या बीमा क्लेम की राशि कुछ खातों में डली है या केवल हवा में ही अभी इस बात की चर्चा है? नहीं, बीमा क्लेम की राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, एक और कोई बैंक है, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो ऐसे कुछ छोटे बैंकों में, इन बैंकों में डलने लगी है। डली है मतलब समुचित नहीं है, डलने लगी, पर वो भी विसंगतियों के साथ डली है। तो हमें उन विसंगतियों पर भी गौर करना होगा, विसंगतियों पर गौर करना होगा। बीमा क्लेम के साथ साथ मुआवजा, उसकी विसंगतियों पर गौर करना होगा। बहुत सी बातें हैं जो आपको हम सीधा समझा भी नहीं पाएंगे, और बहुत सी बातें ऐसी है जो आप समझ के भी हमसे कह नहीं पाएंगे। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। 22 नवंबर को जो आपका किसानों का महापड़ाव यहाँ हुआ था, उसके अंदर विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पहुँचे थे, और जब 11 दिसंबर को आपका जो रेल रोको आंदोलन था उसमें कुछ लोग ही थे, बाकी सब गायब थे, इसका क्या कारण? देखो, राजनीतिक परिदृश्य के जितने भी लोग हैं, हमने सबको आमंत्रित किया था। पहले सबसे कहा था कि ये किसानों की लड़ाई है, हमारा मंच कोई राजनीतिक नहीं है किसी पार्टी का, हम तिरंगे के नीचे काम करते हैं, ना हमारा कोई संगठन है, ना हम कभी ऐसे किसी संगठन के किसी बैनर के नीचे आकर काम करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप सब आइए, उन्होंने कहा कि आप सब सही लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों की लड़ाई है, हम भी किसानों के बेटे, किसानों ने हमें वोट देकर चुना है। वो सब लोग आए, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और रही बात अभी 11 तारीख की, तो इसका जवाब बेहतर वो ही दे पाएंगे कि या तो वो राजनीतिक किसी नुमाइंदे से डर गए हैं, या प्रशासन से डर गए हैं, या फिर वो किसानों को कमज़ोर करना चाहते हैं, या फिर उनका हमारे साथ आना एक षड्यंत्र था। सरपंच साहब, आप जो अब